जब आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लो एक बार, है ना, उसके बाद में लास्ट में जाके एनसीईआरटी। आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो यू कैन यूज एससी वर्मा आल्सो, उसकी थ्योरी भी ठीक होती है, या मॉड्यूल भी काफी होती है ना, मॉड्यूल की भी थ्योरी ठीक होती है, उससे एक बार रिवाइज करिए और क्लास के नोट्स रिवाइज करिए, है ना, तो रिवीजन करते हुए चलना है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रेविटी, है ना, कि वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरिएशन इन जी। गुड मॉर्निंग सर। है ना, कि जी की वजह से वेरिएशन, मॉर्निंग, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट, डेप्थ या डिफरेंट रोटेशन की वजह से, राइट। उसी के मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले वो आप कर लो, फिर हम आगे की थ्योरी सेटेलाइट स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि कल हमने क्वेश्चंस एक भी नहीं किए, है ना, उसके बाद फिर हम आगे की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सक्षम, वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल चेक। ठीक है ना, लेट मी चेक। अरे बहुत सारे आंसर आ गए, मतलब ये आसान सा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने कर लिया है, है ना, लेकिन अभी भी। हाँ, ये थर्ड सही आंसर है, साक्षी मिश्रा सही है, सिद्धार्थ, है ना, अमोक सही है, ध्रुव सही है, पीयूष झा सही है, सब लोग का सही आंसर है। अब मैं आगे नाम नहीं पढ़ सकता, है ना, ठीक है नी? ये आपका आ गया, है ना, सबका सही है आंसर, ठीक है ना। तो इसका मेरे ख्याल से 9R इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि 9R जो है वो करेक्ट आंसर है ना, कि 9R इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको पता ही है कि कल ही आपने पढ़ा था इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप देखें तो इसने बोला है कि अर्थ के सरफेस से कितने हाइट थी, है ना, जी की वैल्यू अपने सरफेस की 1% हो जाएगी,
सर जी की बोर्ड वैल्यू जो सरफेस सर बोर्ड ओके जी की वैल्यू जो सरफेस पे जी नॉट होती है उसका ये 1% हो जाएगा, है ना, कितनी हाइट पे, तो आपको पता ही है, तो इजीली हम कर सकते हैं कि सरफेस पे जी नॉट है और ये हाइट अगर आर है तो कितने हाइट एच पे ये जी नॉट एच की वैल्यू हाइट पे जी की वैल्यू 1% हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना आप अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हाइट बहुत लार्ज होगी, तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे जी इक्वल टू यूज कर दोगे जीएम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, है ना, कि उस हाइट पे जी की वैल्यू जो होगी जीएम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगी। और ये जो जी आ रहा है ये सरफेस पे जो जी नॉट होती है, जी नॉट की वैल्यू होती है जीएम बाई आर स्क्वायर, इसकी 1% होनी चाहिए। तो इसकी 1% का मतलब ये जो जीएम बाई आर स्क्वायर है इंटू 0.01 हो जाएगा या 1/100 हो जाएगा। एच हाइट पे जी की वैल्यू अपने सरफेस से कितने दे सके आपकी 1%, तो इससे आप सॉल्व कर लो। तो इससे हम जैसे सॉल्व करेंगे जीएम तो कैंसिल, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो 9 टाइम्स ऑफ आर, है ना, कि जो हाइट की वैल्यू होगी वो 9 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी आ रहा है। इसलिए हम इसको सॉल्व करें, जो एच की वैल्यू है वो 9 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी आ रही है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ आर, बस वही फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो ध्यान देना है, अंदर है बाहर है क्या हाइट है, ये सब चीज थोड़ी सी ध्यान देना। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन गो फॉर, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, निहाल रावत योर आंसर इज करेक्ट, है ना, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। खुशी सही आंसर है, प्रणव सही आंसर है, निहाल सही आंसर है, आदित्य सही आंसर है, भव्या करेक्ट, आयशी सही आंसर है आपका, है ना, सिद्धार्थ योर आंसर इज करेक्ट, सुहाना योर आंसर इज करेक्ट, पीयूष शायद योर आंसर इज करेक्ट, रमेश योर आंसर इज करेक्ट, सही है, सबका आंसर सही आया है ना, तो हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है ना। अमोघ योर आंसर इज करेक्ट, है ना, अमोघ योर आंसर इज करेक्ट, चलो, है ना, सही है, सब लोग ने सही बोला है कि भाई इस क्वेश्चन में मनस्वी योर आंसर इज करेक्ट, है ना, ये मनस्वी योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है ना, कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये कि भाई कितना डेप्थ पे चला जाए ताकि सरफेस पे जो जी नॉट की वैल्यू है उस डेप्थ पे जी की वैल्यू जी नॉट बाई 4 हो जाए, इस सरफेस पे तो जी नॉट होती है ना, यहाँ से कितने डेप्थ पे, है ना, जी की वैल्यू जो होगी वो जी नॉट बाई 4 हो जाएगी। तो आपको डेप्थ वाला फॉर्मूला पता ही है कि भाई जी की वैल्यू किसी डेप्थ पे जो होती है वो जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें, है ना, तो जी की वैल्यू जी नॉट बाई 1 माइनस डी बाई आर आ जाएगा, तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाए, भाई वेट 1/4 होने का मतलब जी की वैल्यू 1/4, यहाँ पे आपका ये जी नॉट बाई 4 आ जाएगा, इक्वल टू आपका आ गया जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर, यहाँ से आपका जी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालोगे, तो डी की वैल्यू जो आएगी वो 3r/4, मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि 3r क्या हो गया, इसलिए आपका 4r, है ना, कि इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने कर दिया। ओके
You can go for my question will be important. Let me search for that question. You can go for this question. सॉरी, इसको मत करो, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना? डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं बता दूंगा आपको बाद में, है ना? आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, थोड़ा एक दो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर उसको पार आते हैं। ओके, मैं भी देता हूँ। वो क्वेश्चन मुझे अभी दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, है ना? कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ दैट। चलो एक ये क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा सा बड़ा है ना? सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम सेटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, सक्षम, आई विल नॉट एड्रेस। सर वो 16 कैपिटल एम है, स्मॉल एम है? कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, 16 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम है।
प्रियांशु ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी आएगा, ए के टर्म्स में आएगा आंसर। आंसर के एक्सप्रेशन आएंगे कुछ, जी कैपिटल एम ए के टर्म्स में। भव्या जी, ये जो आप आंसर लेके आए उससे कम में भी काम कर सकते हैं, इससे कम में भी पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक क्रूशियल पॉइंट है, वो ध्यान देना है। है ना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है इस ईयर में, काफी कंसेप्चुअल माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में सारे जेई के क्वेश्चन ही हम करेंगे, तो मैं आसान क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब आपको थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी ना, फिर प्रीवियस ईयर्स के सारे जेई के क्वेश्चंस करने हैं ग्रेविटेशन में जो आते हैं। ना अभी नहीं आ रहा कोई आंसर, किसी का आंसर नहीं आया। हाँ मोग, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। एंड मनस्वी, योर आंसर इज करेक्ट। रमेश, सही है आपका आंसर भी, सही आंसर है आपका रमेश, है ना, सही है। ठीक है ना, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ सही, आपका आंसर यथार्थ, आपका भी आंसर सही है, यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। हाँ सही है अदिति जोशी, और आंसर इज करेक्ट, है ना, अदिति जोशी, और आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है ना। वही मेन जो पॉइंट है, आपने उसको देख लिया, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है ना, वहीं से एनसीईआरटी में आया था, है ना। तो इस क्वेश्चन में जस्ट ये था, आप ध्यान रखना कि इसने बोला कि मिनिमम स्पीड निकालना है आपको, यू की मिनिमम वैल्यू, किसी भी वैल्यू को नहीं निकालना है, बल्कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा, ये सम क्या रहेगा, जब ये आपका कांस्टेंट है। कोई भी अगर आपकी इस तरह से एनर्जी है, तो उसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट। लेकिन आपको ये कहाँ लगाना है, इस सरफेस से इस सरफेस तक लगाना है क्या, नहीं, ये गलत चीज है कि आपको इसको दूसरे के सरफेस तक पहुंचाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फील्ड जीरो होगी, है ना। बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा
जहां पे इन दोनों की वजह से फील्ड या फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां तक अगर आप पहुंचा दो तो फिर ये अट्रैक्ट कर लेगा अपने आप, है ना। इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करके दूसरे सरफेस तक पहुंचाना नहीं पड़ेगा, इसको उस पॉइंट तक पहुंचा दो जहां पे नेट फील्ड जीरो है, उसके बाद तो ये डोमिनेट करेगा ना, ये इसको अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको जो इसके सरफेस और इस पी पॉइंट जहां पे नेट फील्ड जीरो है, इसके बीच में ये के प्लस यू स्क्वायर टू कांस्टेंट लगाना, पहले तो पी पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कहां पे नेट फील्ड जीरो है। वो डिस्टेंस आप यहाँ से x ले लो, ये अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगी ये आपकी 10a माइनस x हो जाएगी। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फील्ड होगी इसकी वजह से, सपोज ये E1 है और इसकी वजह से अट्रैक्टिव फील्ड राइट होगी। और अगर ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को तो E1 और E2 क्या होंगे, सेम होंगे। पहले मैं E1 लिख लेता हूँ, तो आउटसाइड में तो ऐसे पॉइंट मास बिहेव करता है, ये आपका हो जाएगा G इंटू 16 है बाई 10a माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। इस बड़े स्क्वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में ये होगी, इसको दूसरा कोई कैंसिल करेगा, ये आपका हो जाएगा GM बाई ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से GM तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू 2a होगी, है ना। मतलब ये वाला डिस्टेंस आपकी 2a है और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 8a हो जाएगी। मतलब आप प्रोजेक्ट करके अगर उस पी पॉइंट तक पहुंचा दो तो अपने आप सेकंड वाला जो स्मॉलर स्टार है उसको ट्रैक कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे नेग्लिजिबल स्पीड के साथ चीजें पहुंचे, वे इतनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से यहाँ पे पहुंचे। अगर ये थोड़ा भी जीरो से ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा वहां पे तो इधर चला जाएगा अपने आप इसको। तो आप इस सरफेस और इसके बीच में के प्लस यू स्क्वायर टू कांस्टेंट लगा, जब मैं के प्लस यू स्क्वायर टू कांस्टेंट लगाऊंगा इसके बीच में तो आपको पता है ये ध्यान रखना थोड़ा सा यू निकालने में कि भाई सरफेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो आपको पता है हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना इन दोनों के बीच में भी होगी, क्योंकि तो बाहर तो ऐसा पॉइंट मास बिहेव करेंगे और इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब इन दोनों के बीच में इसको अगर मैं स्मॉलर मास ले लूं तो इस 16m और स्मॉल m के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, m और स्मॉल m के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपका पहले मैं 16m की वजह से लिख लेता हूँ, ये आपको आ जाएगा माइनस 16g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 8a, वो डिस्टेंस इसके 8a है ना। लेकिन स्मॉल m की वजह से भी तो होगी, इसकी वजह से काउंट होगी, ये आपको आ जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2a, क्योंकि इसके सेंटर से p पॉइंट की डिस्टेंस 2a। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम बड़े स्टार के सरफेस इक्वल टू होगा p पे, भाई ये स्मॉल m को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि जस्ट नेग्लिजिबल स्पीड के साथ ये स्मॉल m यहाँ पे, अगर थोड़ी भी ज्यादा स्पीड होगी तो अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से आप लगाओगे के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो के तो जीरो कर देना वहां पे ऑलमोस्ट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी अगेन दोनों की वजह से, अब बड़े की वजह से मैं जब निकालूंगा, है ना, सॉरी ये मैंने कुछ गलत किया, ये आपका 2a होगा और ये 8a होगा, क्योंकि आपको जान दो ना कि भाई बड़े स्फीयर के सेंटर से इसके डिस्टेंस तो 2a और स्मॉलर से डिस्टेंस कितनी है, जैसे कि आपके 8 है क्योंकि इसके रेडियस 2 है, हाँ, जीरो प्लस बड़े स्फीयर की वजह से निकालेंगे। अब आपके 8 आ जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m, है ना, कि 16g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आपका आ जाएगा 8, है ना, और छोटे वाले की वजह से भी आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2। तो जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम बड़े स्टार के सरफेस पे होगा उतने ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम पी पॉइंट पे होना चाहिए। अगर पी पॉइंट पे पहुंच गया ये तो अपने आप छोटा वाला स्टार इसको अट्रैक्ट, तो इसको सॉल्व करके आपकी यू की मिनिमम वैल्यू है, तो यू की मिनिमम वैल्यू आपकी आती है 45 GM बाई 9, हाँ, इसको चाहो तो आप डिफरेंट फॉर्म में लिख लो, है ना, कि 45 GM बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 9 है, तो ये आपका आंसर है, हाँ, कि 45 GM बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 9, उधर से आपका आंसर, हाँ, कि ये आपका क्या होगा, इसलिए आपका सही है, राइट, तो इसका सेंस, 45 GM by 9A is the correct answer. Sorry, 4A. 45 GM by 4. हाँ, इसी को आप लिखना चाहो तो 5 और 2 को कॉमन ले, हाँ, यहाँ से उसको 3 और 2 को कॉमन ले,
तो अंडर रूट ऑफ आपका आ जाएगा, है ना, 5 GM/8, ये आपका मिनिमम स्पीड है ना। इससे अगर कम स्पीड होगी तो ये दूसरे स्टार्टर नहीं पहुंचेगा, बीच में से ही वापस आ जाएगा। अगर मान लो पहली स्पीड इसकी 0 होगी ना, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो उसको वापस खींच लेगा। इससे ज्यादा कितनी भी स्पीड में पहुंच जाएगा, है ना। तो मिनिमम स्पीड पूछा हुआ है, तो ये आपकी चीज होगी। तो इसमें एक ये न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल पॉइंट तक आपको पहुंचाना, उसके बाद तो ये अपने आप है ना कि कहाँ तक पहुंचाना होगा, बेसिकली आपके न्यूट्रल पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लिख लो। सर दोनों का जो दोनों स्टार्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, पोटेंशियल सेम होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई। जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना, तो मास इनटू वी यूज करते हो, और यस वी की सर, वैल्यू GM/R होती है, तो ये फॉर्मूला है। ओके दोनों सर। बाहर ही है, ये वाला फॉर्मूला -GMM/R। सर जो राइट साइड है सर इक्वेशन में, सर उनमें दोनों इक्वल होंगे ना उस समय जब जीरो होगी दोनों की तो क्या पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इक्वल कैसे होगी? यहाँ पे जब सर 0 होगा तो इसकी वजह से डिस्टेंस आपका 8 हो गया, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना तो 8 हो जाएगा, वो आ गया। इसकी वजह से डिस्टेंस जो होगा वो 2 होगा। तो दोनों का मास भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, तो एनर्जी इक्वल कैसे? भाई पी पॉइंट पे निकालेंगे, जिसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 8 होगी, मास 16 है। और इससे निकालेंगे तो इससे डिस्टेंस 2 हो गई, मास है। दोनों इक्वल कैसे? ओके सर। सर मतलब ये फील्ड फॉर्मूला, इक्वल होगी, मैं वो गलत बोल। मतलब इसमें दो जगह गलती होती है। एक तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस, दोनों के सरफेस पर लगा देते हैं, तो उससे आंसर आता है, लेकिन वो मिनिमम नहीं। और दूसरी गलती ये होती है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट लगाना चाहिए। दूसरी गलती होती है एक ही का पोटेंशियल लेते हैं, इन दोनों के बीच का यहाँ पे लेते हैं, जब यहाँ पहुंचता है तो इन दोनों में, वो गलत है। जब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो चीजें नहीं होती, इनफाइनाइट पे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बीच में कहीं भी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्लियर हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है। सब k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट है, जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट। What is the answer of the previous question? That is under root of 45 GM/4. Under root of 45 GM/4 is the answer of the previous question. वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई विल नॉट रब, आप देख लेंगे।
कुछ ही आप सही बोल रहे हो, फील्ड जी वहां जीरो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा भी उससे आगे जाएगा ना तो स्मॉल स्टार की फील्ड बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्ट कर लेगा उसे। तो वो तो लिमिटिंग केस में लेते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि इसके इक्वल होगा तो जस्ट मूव कर जाएगा, वैसे ही ये भी है कि फील्ड जीरो होगी, लेकिन अगर बहुत कम स्पीड भी होगी उसकी तो थोड़ा आगे चला जाएगा, तो अपने आप स्मॉल स्टार उसको अट्रैक्ट, फिर स्मॉल स्टार की फील्ड डोमिनेट कर। हाँ, नो योर आंसर इज करेक्ट। थोड़ा अभी अभी भी देखो, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है आंसर, देख लेता हूँ मैं एक बार, आंसर चेक करता हूँ। थोड़ा सा उल्टा है अभी, उसको चेक करो जरा। हाँ, आप सही, आप सही। हाँ सही है, अमोघ योर आंसर, है ना। ध्रुव सही है आपका आंसर, है ना? सही, अमोघ दोनों आंसर सही है सर आपके। सही है रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ ध्रुव आर्मी आपका आंसर सही, सही है। आईसी आपके दोनों आंसर सही है, सही है। सही, सही आंसर बता दो आप लोग। चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सही है ना, देखो कुछ नहीं इसमें, k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, पूरे ग्रेविटेशन में दो ही चीज है, मैंने जो बताया था आपको, है ना, इसमें भी आपको k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा, k प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी को यूज करना है आपको हमेशा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसने प्रोजेक्ट किया है मैक्सिमम हाइट इज द 8 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ लाइट,
कि भाई इस तरह से हम ऊपर अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर है ना, 8 टाइम्स ऑफ आपकी कैपिटल आर है ना। अब ये ध्यान रखना इसको हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से लगा सकते हैं क्योंकि जी तो वेरिएबल होगा ना, वो तो मैकेनिक्स में लगाते थे ऑलमोस्ट सरफेस के पास रहता था जी कांस्टेंट ले लेते। इसको आप कोई इक्वेशन फ्री फॉल से हम सॉल्व नहीं करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी से, है ना। इसमें तो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट हम बने, तो आपने प्रोजेक्ट किया 8 आर पे, ऑलमोस्ट इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी तभी तो होगा। और आप k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट लगा, तो जब ये सरफेस पे था, है ना, तो इसका मास अगर कैपिटल एम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की हो जाएगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। स्मॉल एम इसका मास है। जैसे से ऊपर जाके स्पीड कम होगी, जब ये उस हाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक तो 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल स्टिल होगी, और पोटेंशियल सेंटर से सेंटर डिस्टेंस करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ये पॉइंट पास बिहेव करेगा भाई आपका यहाँ पे 9 आर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो तो 9 आर हो जाएगा ना, हाइट 8 आर है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस कितना लेंगे 9 आर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि भाई अगर मैक्सिमम हाइट इतनी है तो यू की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो आपकी इतनी है। मेरे ख्याल से यू की वैल्यू जो आ रही है 4/3 अंडर रूट ऑफ जीएम बाई, है ना, तो 4/3 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, सिंपली आपका जीएम बाई आर आ जाएगा, है ना, तो 4/3 अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर आ गया, है ना। तो ये आपका आ गया इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये होगी, है ना। स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, भाई जब ये मैक्सिमम हाइट के हाफ यहाँ पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट के हाफ मतलब ये डिस्टेंस जब 4r होगी, यहाँ पे इसकी v कितनी हो जाएगी, अगेन वही है कि k एंड u का सम जितना सरफेस पे होगा उतना मैक्सिमम हाइट पे होगा उतना यहाँ पे होगा, तो इक्वल टू एक और रिलेशन लिखो कि जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है सेंटर से सब पाई पार हो जाएगी, तो माइनस g कैपिटल m इनटू स्मॉल m बाई क्या हो जाएगा 5 पार, हाँ, कि माइनस g कैपिटल m इनटू स्मॉल m बाई 5, बस इससे सॉल्व करेंगे आपका आंसर बी भी है। u की वैल्यू इतनी होगी और v की वैल्यू आपकी है 2/3 अंडर रूट ऑफ gm बाई 5, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स में k एंड u का सम वैसा क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। और अपने इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स क्यों नहीं यूज किया आपको पता है, उसमें तो g कांस्टेंट मान लेते हैं ना, नियर द सरफेस, ये तो बहुत हाइट पे तो g सर अंडर रूट है ना, g जो बार नहीं होगा सर कैलकुलस के थ्रू कर सकते अच्छी हैं। कैलकुलस थ्रू भी एनर्जी मेथड ज्यादा सही होता है, उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, g का फंक्शन लिख के टू बाई थ्री एक यहाँ पे 2 बाई यस कैलकुलस से भी कर सकते थे, लेकिन कि g का फंक्शन लेके फिर उसको इंटीग्रेट करना, है ना, तो उससे अच्छा है कि एनर्जी लगा लो। एनर्जी मेथड इसलिए तो होता है ताकि कैलकुलस यूज नहीं करना पड़े। कोई भी क्वेश्चन आप फोर्स मेथड से भी कर सकते हो, एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो। तो एनर्जी मेथड ज्यादा इसलिए अच्छा होता है कि व्हेन ए फोर्स वेरिएबल हो तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी मेथड में उसको फर्क ही नहीं होता, सीधे इनिशियल और एंड पॉइंट लगा लेते हैं, ये ज्यादा सुटेबल होता है। अब एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी आप जब पढ़ोगे ना मैकेनिक्स में, जब आप पढ़ोगे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि अभी तो मैंने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, है ना, बड़ा लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा सा दूर करना सही होता है। तो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि जैसे ये अर्थ है ना, कि अर्थ के सरफेस से अगर कोई स्मॉल है मास को हम h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। h हाइट अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो, इंक्रीज का मतलब हम डेल्टा यू निकाल रहे हैं, है ना। डेल्टा यू की वैल्यू जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आप कई बार ये भी लिख देते हो mgh, है ना, ये mgh ले देते हो, where g is the acceleration due to gravity at the surface, ये कब लिखते हो आप डेल्टा यू mgh, भाई जो इसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी सिंपल mgh हो जाएगी। सर जब h लेस देन Surface r है, reference. ये कब हम यूज करेंगे,
व्हेन h इज बिल्कुल सही बोला है, h इज वेरी लेस देन r मैकेनिक्स में। जो 4 मीटर ऊपर ले गए, 500 मीटर ऊपर ले गए, तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होगी। लेकिन अगर ये h बहुत ज्यादा है, कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो उस केस में हम ये यूज नहीं कर सकते। इफ h इज कंपैरेबल ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो जाए या कंपैरेबल हो जाए रेडियस के, तो उस केस में हम यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉपर लिखेंगे डेल्टा u इक्वल टू हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो जब ये स्मॉल m यहाँ पे पहुंचेगा, इसके रेडियस अगर r है, तो जो u फाइनल की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय r प्लस h। और जो u इनिशियल होगी जब सरफेस पे होगा तो माइनस g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय r, है ना। तो ये होगा when h is comparable to r, comparable to r। ये h की वैल्यू अगर r के कंपैरेबल है, उससे ज्यादा है, तो हमेशा ये यूज करेंगे चेंजिंग पोटेंशियल। इसी में अगर हम ये चीज यूज कर लें इसी फॉर्मूले में कि h r है तो ये चीज आ जाए mgh, क्योंकि मैकेनिक्स जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 100 200 ऐसे ही, है ना, तो उसके लिए हम नॉर्मली mgh यूज करते हैं। और ध्यान रखना कि इसी का अगर ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे तो ये फॉर्मूला है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल mgh। ये फॉर्मूला तो उसमें कंफ्यूज नहीं सर होना, दोनों r फॉर्मूला प्लस अलग h नहीं। की जगह r लिख देंगे। r प्लस h की जगह पे r क्यों लिखेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा वो करोगे, पहले एलसीएम वगैरह लेके निकालोगे, उसके बाद फिर उसको नेगलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप एलसीएम लोगे, उसके बाद सॉल्व करके नेगलेक्ट वगैरह करके आएंगे बाद में, स्टार्टिंग में नहीं कर देना, क्योंकि एच आर के कंपेरेबल भी तो हो सकता है ना। एच जो है उसको ऐसे आप करोगे तो आ जाएगा। चलो, तो ये हमने पढ़ा। अब देखो पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये 2 ही लाइन का है ही मेरे हिसाब से, है ना। पढ़ा हम बहुत सारी चीजें रहे हैं, लेकिन अदरवाइज पूरे के पूरे ग्रेविटेशन के चैप्टर में सिर्फ 2 लाइन है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो अभी आपने एक लाइन पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्वेटिव। उस केस में के एंड यू का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। पहला लाइन तो ये, सारे क्वेश्चन आप उसी से करते हैं। एंड जो सेकंड लाइन है, हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, रिमेन कंजर्व। कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसके के एंड यू का सम कांस्टेंट रहेगा और उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसको हम एल से शो करते हैं, और ये होता है mv इंटू आर, मास वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, और ये r जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होती है कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो 2 चीजें होती है कि भाई एंगुलर मोमेंटम भी, सॉरी मैं ठीक से लिख दूं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा mvr, और ये भी कांस्टेंट रहे। तो यूनिवर्स में जो भी चीज मूव कर रही है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इसमें 2 चीजें तो वैलिड होती है कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि कंजर्वेटिव है, और चूंकि फोर्स सेंट्रल है तो सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सर आपका कंजर्व, मतलब मास वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सर आपका कांस्टेंट, है ना। मास वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट, है ना। चाहे कैसा कहीं भी मोशन, चाहे एक स्टोन का मोशन है चाहे वो प्लैनेट का मोशन,
चाहे किसी सैटेलाइट का या मून का मोशन, सब में दोनों चीजें वैलिड है ना, कि k प्लस यू का सम कांस्टेंट रहेगा और mvr की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे आपकी कांस्टेंट है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो इसी बेसिस पे आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट है ना। यहाँ पे जस्ट हम बोलते हैं मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जस्ट हम यहाँ पढ़ते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट है ना। तो आपको है कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि सपोज ये आपका अर्थ है या कोई प्लैनेट है, फर्क नहीं पड़ता उससे, इसकी रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम है और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व सर है ना। इस तरह सैटेलाइट, हाँ बताओ। सर एंगुलर मोमेंटम को हम m इंटू ओमेगा भी तो लिख सकते हैं, mvr ओमेगा आई हो जाएगा। इंटू ओमेगा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं करता है ना। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा होता है, उसका यूज नहीं होगा, इसी को हम यूज करेंगे, दोनों सेम चीज ही होती है, दोनों और में सर डिफरेंस नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से किस चीज का है, मतलब अर्थ के टेंजेंट कुछ लाइन उसका। हाँ, अर्थ के सेंटर से, मतलब जैसे अर्थ मत लो आप इसमें, इस तरह से आप ले लो, सपोज सन है, सन के चारों तरफ अर्थ से रिवॉल्व करता है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट है, तो इसकी वेलोसिटी अगर इस तरह से v है, तो सन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी r है। ओके सर। भाई सन के अराउंड अगर मूव कर रहा है, तो सन के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी r है। तो अगर इस प्लेनेट का मास m है, तो m v और r का प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसलिए आपका कांस्टेंट कहीं भी चला जाएगा। ओके हाँ, जिस भी बॉडी के अराउंड रह रहा है ना, जिस भी बॉडी के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आना है। सिंपल सा हो सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, Yes, सेंटर sir. ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये हम कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कैप्लस लॉ में आता है सब, अभी आप बस इसको लिख लो है ना। कैप्लस लॉ में सारी चीजें कवर होती हैं, जस्ट आप mvr इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे आपने बोला कि सैटेलाइट का मोशन ऐसा होगा कि सपोज ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है ना, और इसकी जो r है वो ऑर्बिटल रेडियस है ना, यार इसकी क्या है, आपकी ऑर्बिटल रेडियस है। तो आपको पता है कि किसी स्टैंड में भी इसकी वेलोसिटी अगर कुछ v नॉट है ना, जब भी रिवॉल्व करेगा तो किसी वेलोसिटी से करेगा, तो v नॉट को हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। इस v नॉट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड। तो ये अगर r और r में रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी ऑर्बिटल स्पीड होगी, तो सीधे हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, इसके अराउंड जब ये मूव करेगा तो सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशन। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, या ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए जस्ट हम बोलेंगे g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर, इन दोनों के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाय r, वी नॉट सेंट्रीफ्यूगल है ना। यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी स्मॉल m कैंसिल, सैटेलाइट के मास से ऑर्बिटल स्पीड को कम है ना, एक r की पावर कैंसिल, तो यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू, ऑर्बिटल स्पीड आपका आ गया gm बाय स्मॉल, अगर ये स्मॉलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो इतनी इसकी स्पीड होनी चाहिए है ना, तभी ये सारा ऑर्बिट में क्या करेगा, उसके लिए आपका रिवॉल्व। पहला फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल स्पीड। एक बार अगर ऑर्बिटल स्पीड आ गई तो टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे, ये सैटेलाइट का मोशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड है ना, कि भाई एक ऑर्बिट करने में उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, भाई 2 पाई r बाय v नॉट हो जाएगा। भाई यहाँ से अगर वापस यहाँ पे आ गया तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 पाई r की, और कितनी कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, v नॉट से। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, v नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r क्यूब बाई g,
ये टाइम पीरियड। तो जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड इतनी होती है और उसके सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r क्यूब बाय gm, है ना। स्मॉल r ध्यान रखना है कि सेंटर से डिस्टेंस, है ना। इसमें हमेशा कई बार कंफ्यूजन, हाँ, कि डिस्टेंस हम सेंटर से ले रहे हैं या सरफेस से। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने जो भी लिया है वो कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। दूसरा, जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो ये कुछ एनर्जी पजेस करेगी, है ना। इसे कुछ एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी दो तरह की होगी, है ना। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, है ना। अगर आपसे को बोला जाए कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी जो होगी ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा। इसी को हम ऑर्बिटल एनर्जी बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये इतनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि इस ऑर्बिट में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो अभी आपने पढ़ा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी, V naught square. और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई आर हो जाएगी। काइनेटिक तो इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी को सिंप्लीफाई करें, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका रहेगा जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई 2, है ना। वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, और इस काइनेटिक एनर्जी को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, है ना, तो ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपका याद है, माइनस जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई 2, 2R. है ना। तो जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो तीन तरह की एनर्जी हम उसमें डिफाइन करते हैं। एक तो आपको लेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम बाई 2, और इसकी टोटल एनर्जी, है ना, जो कि के एन यू का सम होगा। ये आपका हो जाएगा माइनस जी एम एम, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर, और ये Sir, हो वो जाएगा R. जी कैपिटल एम, सब में स्मॉल आर, है ना। कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और ये आपकी इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होगी, है ना। टोटल एनर्जी इसकी क्या होगी, इसकी आपकी, है ना। देखो ये तीनों आपस में रिलेटेड है ना। कि तीनों आपस में क्या है, जैसे कि आपके रिलेटेड है। जो आपका सर ई क्या है, एक और यू बार बता दो। ई इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, के एन यू का सम। सर ये कांस्टेंट रहेगी। हाँ, उस ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ। तो टोटल क्या आएगा, इसलिए आपका मैकेनिकल। तो जस्ट आपको बोला तीनों में आपस में रिलेशन है। हम बोल सकते हैं कि जो यू होगा, ये ई जो होगा ये माइनस के इक्वल होगा। ये दोनों में नेगेटिव का रिलेशन है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है उतनी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और इसकी ये हाफ है, तो दिस विल बी इक्वल टू द u बाय 2। ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि जब भी कोई सैटेलाइट इस तरह से अर्थ के चारों तरफ मूव करती है तो उसकी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, जैसे कि आपकी हाफ। और सेम रिलेशन आपको पता है, आपने कहीं और भी पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस के इक्वल टू u बाय 2। इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक हाँ, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम सेम चीजें दोनों। भाई ये सैटेलाइट का मोशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन में हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों जो फोर्स होते हैं ना, उसमें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव एज वेल एज सेंट्रल, तो उसके जो भी रिलेशन आते हैं वो सेम ही आते हैं, है ना। दोनों के रिलेशन क्या आते हैं, जैसे कि आपके सेम, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने सैटेलाइट के बारे में बताया, और भी है अभी। सर हाँ बताओ।
सर इसी वजह से जो साइंटिस्ट हुए थे रदरफोर्ड, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था। हाँ इसलिए किया, इसलिए किया इन ऑर्बिट, राइट। फिजिक्स का एम ही यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन भी तो सब चीज चाहिए, हम सब उस पे चीज भी को जब हम एक लोग जैसा कंपेयर करना। करते थे एटम को, जब बोस ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे थे तब भी उसमें बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आया था, और इसमें बस ग्रेविटेशन का रिस्पेक्ट में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें सेम है, यूनिफिकेशन पे तो सब कुछ चीजें चल रही है। भाई हम चीजों को एक तरह से देखना चाहते हैं, भाई ऐसा सेंट्रल कंसेप्ट हो जो सबको एड्रेस हो। फिजिक्स का एम ही वही है, धीरे धीरे चीजों को यूनिफाइड Yes. करना। ये हमने डिसाइड किया। अब आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप एक्चुअली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप दो तरह की सैटेलाइट्स पढ़ते हो, ये तो जनरल आ गया कि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो ये सारी चीजें उसकी होनी चाहिए, हाँ, कि वो सारी चीजें क्या करेगी, जैसे कि आपकी एक पजल्स करेगी। एक क्वेश्चन पहले कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं अबाउट सैटेलाइट्स बताता हूँ। वो आपने लिख लिया होगा इसको। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा Yes, ना। sir. हाँ रिकॉर्डिंग शेयर होगी। एक क्वेश्चन कर लो सैटेलाइट के उसके ऊपर, फिर मैं आगे आता हूँ। सर इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना होगा क्या? हाँ देखो रेस्ट पे मतलब नहीं नहीं, जो डिफरेंस होगा वो निकालना। भाई कितना एनर्जी इंपार्ट कर दे काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को ताकि वो उस ऑर्बिट पे पहुंचे। भाई रॉकेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करती तो भेजते हैं, मतलब मेनली काइनेटिक एनर्जी निकालनी। भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दें ताकि वो सरफेस से उस ऑर्बिट पे पहुंचे, मेनली काइनेटिक एनर्जी निकालनी। अभी इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन कुछ स्पीड देंगे तभी तो वहां पहुंचेगा वो मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। हाँ रमेश आंसर सही है आपका।
वैसे चारों ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही सही है। हाँ, मनस्वी सही है, सुहाना सही है, अमोक सही है। पीयूष झा सही है। हाँ, श्रेय सही है, श्रेय श्रीवास्तव। अनिरुद्ध सही है आपका आंसर। सही है, देखो कुछ नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसमें, है ना। अनिरुद्ध सही है आपका आंसर, ठीक है ना। जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है ना, वो डी फॉर दिल्ली दिया है ना, कि भाई इसने बोला है कि सैटेलाइट को यहाँ पे थी, इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करें ताकि ये इस तरह से एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे, ऐसे। और वो ऑर्बिट जो होनी चाहिए, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ आर है, तो सैटेलाइट की हाइट इसमें दी हुई है ना, ऑफ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट बोला है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं, मतलब ये डिस्टेंस 2r, ऑर्बिटल रेडियस 2r है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे ताकि उस ऑर्बिट में चला जाए और 2r में रिवॉल्व करने। तो जब ये सैटेलाइट यहाँ पहुंचेगा तो खाली पहुंचाना थोड़ी है, इसको रोटेट भी करना है ऑर्बिटल स्पीड v0 से, है ना। कि v0 से क्या करना है, जैसे कि आपको रोटेट भी करना है, सिर्फ वहां तक पहुंचाना नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां होगी तभी तो उस ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो आपको पता है कि सरफेस और उस ऑर्बिट में k प्लस यू का सम कांस्टेंट कर लेंगे हम। सरफेस और उस ऑर्बिट में k और u का सम हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट। तो सरफेस पे k तो आपको निकालना है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, जी कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाई r। जब उस ऑर्बिट में पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी हो जाएगी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जी कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाई 2r। और यहां से v0 हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल स्पीड gm बाई स्मॉलर होती है, स्मॉलर सेंटर से डिस्टेंस रूट gm बाई ये आपको कैपिटल r इस v0 पे यहां पुट कर दो, विल गेट दिस आंसर। तो इससे जब आप आंसर निकालोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाई 4r आ जाएगी। ये आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। इसको सॉल्व करके 3/4 g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाई r आ जाएगा। लेकिन आंसर जो है ना स्मॉल g के टर्म्स पे दिया हुआ, और स्मॉल g जो होगा वो सरफेस पर दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो जैसे r से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3/4 gm बाई r स्क्वायर, है ना। 3/4 स्मॉल m इंटू gm बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल, है ना। तो ये चीज स्मॉल g होती है, तो इससे आपका आंसर आपको 3/4, है ना। तो इतना एनर्जी काइनेटिक अगर देंगे तो उस ऑर्बिट में जाकर रिवॉल्व करना, है ना। उस ऑर्बिट में जाके क्या करेगा, रिवॉल्व करना, है ना। जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें रिवॉल्व नहीं करवाना था, उसको उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना था, तो v0 करना था। इसमें तो प्रोजेक्ट करके उसको उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना, वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी नहीं फंसे है ना। तो कई बार आंसर जो आएगा ना आपका तो इस टर्म में आएगा, उसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्मॉल जी का ट्रांसफर, तो इससे आपका डी ऑप्शन इज, जो डी ऑप्शन होगा वो आपका सही है ना। जो डी फॉर दिल्ली ऑप्शन होगा वो आपका सही।
इस ऑर्बिट से ऑर्बिट चेंज करेंगे तो और एनर्जी चाहिए होगी। जैसे 2r से मान लो ऑर्बिट आप 3r करना चाहते हो तो और एनर्जी चाहिए होगी। एक तो सर हमने ये तो ऑर्बिट, स्पेसिफिक वी नॉट के लिए हो गया। हाँ तो उस ऑर्बिट के लिए हो गया, उस रेडियस के लिए, उस 2r ऑर्बिटल रेडियस के लिए हो गया। भाई वी नॉट में आपने 2r पुट किया है ना, और यहाँ भी 2r है तो उसके लिए हो गया, उस ऑर्बिट में। दूसरा ऑर्बिट होगा, दूसरा एनर्जी लेगा। ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन किया इस तरह से। ये हमने कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा एक और कंसेप्ट जानते हो, हम एक वर्ड यूज करते हैं एस्केप स्पीड, है ना। किसी बॉडी की एस्केप स्पीड क्या हो, व्हाट इज द एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड हम जानते हैं कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, minimum speed of projection to escape, है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, to escape अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। है ना, कि मिनिमम स्पीड प्रोजेक्शन स्पीड to escape the earth gravitational field and reach infinite with negligible kinetic energy, ये आपकी escape speed की डेफिनेशन कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर थोड़ी एस्केप होगा, इनफाइनाइट पे एस्केप कर पाएंगे। इनफाइनाइट में ही फील्ड जीरो होती है, और इनफाइनाइट में चूंकि मिनिमम बोला है तो इनफाइनाइट में उसकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होनी चाहिए, बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो उस केस में जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। अगर इससे ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो अगेन ये एस्केप कर जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ। सर एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी एक ही बात हुई ना? एक ही बात है, एक ही चीज है भाई। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस होता है, डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन जो होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो एक ही बात है ना। तो इसके मैं नॉर्मली स्पीड यूज करता हूँ, क्योंकि एस्केप स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से चाहे ऐसे प्रोजेक्ट करें, है ना सर, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर ही देखा जाएगा। नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं, आप कैसे भी प्रोजेक्ट करो, हर केस में स्पीड सेम ही होगी, है ना। किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो भी स्पीड सेम होगी। एस्केप स्पीड को एंगल से कोई मतलब नहीं होता या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करोगे, हर केस में एस्केप स्पीड सेम ही है ना। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं स्पीड वर्ड यूज करता हूं। चाहे आप ऐसे करो तो भी स्किप कर जाएगा, ऐसे करो तो भी स्किप कर जाएगा, है ना। तो कैसे प्रोजेक्ट करो उससे फर्क नहीं, चाहे आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करो तो भी स्किप कर जाएगा। अगर आप एस्केप स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो चाहे वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करो, किसी एंगल पे करो, टेंजेंशियली करो, हर केस में ये एस्केप है। तो अभी एस्केप स्पीड हम निकालें कैसे, फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से निकालना, ध्यान रखना हर जगह से अलग अलग होती है, किसी हाइट से एस्केप स्पीड अलग होगी, किसी डेप्थ से अलग होगी। मैं सरफेस से निकालूंगा, तो सरफेस से आपको एस्केप स्पीड निकालनी है, कुछ नहीं करना है। इन सारे केस में ये इसको कहां पहुंचा देना है, इनफाइनाइट पे। ये सारा चीज अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा, जैसे कि आपका इनफाइनाइट पे। तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दोगे। जब भी आप एस्केप स्पीड निकालोगे तो इसमें आप क्या अप्लाई कर दोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
किसी भी केस के लिए हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कि भाई के एंड यू का सम कांस्टेंट है ना, जितना वो सरफेस पे होगा उतना इनफाइनाइट पे होगा। तो आपको इस सबको प्रोजेक्ट करके कहां पहुंचाना है, जैसे आपका इनफाइनाइट, इसको प्रोजेक्ट करके कहां पहुंचाना है इनफाइनाइट, इसको प्रोजेक्ट करके कहां पहुंचाना है इनफाइनाइट, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, ताकि वो वापस नहीं आता है ना। तो आपको होगा कि के एंड यू का सम कांस्टेंट ले लेंगे, तो मैं सरफेस पे जब लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी कितनी है, हाफ mve स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। सरफेस पे ये काइनेटिक हो गई, सरफेस पे ये पोटेंशियल। जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, तो मैंने बोला इनफाइनाइट पे पहुंचाना नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो होती है कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज की सरफेस पे अगर टोटल एनर्जी जीरो है वो एस्केप कर जाएगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे कि अर्थ के सरफेस पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो है, वो कहां कर जाएगा, जैसे कि आपको एस्केप है, यहां से आप एस्केप स्पीड निकालो, काइनेटिक सरफेस पे इतना, पोटेंशियल इतना, इनफाइनाइट पे काइनेटिक भी जीरो हो गया, पोटेंशियल तो जीरो होता है, यहां से एस्केप स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। एस्केप स्पीड में स्मॉल एम तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ gm by 2 gm by r. So this is the escape speed from Earth's surface. From Earth's surface. हाँ, किसी को स्मॉल जी के टर्म्स में चेंज कर देते हैं, तो स्मॉल जी के टर्म्स में चेंज करेंगे तो 2 स्मॉल जी आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये सारी चीजें हम जानते हैं। इसमें जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो अर्थ के सरफेस पे 9.8, और रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर। तो इससे एस्केप स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, तो इससे एस्केप स्पीड की जो वैल्यू आती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के सरफेस से इतनी स्पीड से अगर किसी चीज को प्रोजेक्ट करें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप है ना, तो ये आता है। लेकिन ध्यान रखना कि मेन जो चीज है वो ये, सर जी पॉजिटिव ही लेंगे। जी तो बेटा यहाँ पे तो साइन हम ले ही चुके हैं ना, साइन का तो यहाँ कुछ आएगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड ही तो लेना है आपको, अंडर रूट के अंदर साइन थोड़ी लेते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव लेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर रिलेशन थोड़ी साइन यूज करेंगे इसमें, तो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए तो मैंने बोला है इसमें साइन का कुछ भी हो क्या पता, काइनेटिक एनर्जी चाहे वर्टिकल प्रोजेक्ट करें, एंगल पे करें, हॉरिजॉन्टल करें, एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, उसकी भी डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, और अर्थ के सरफेस से ये इसकी एस्केप स्पीड है, इतनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप, सिर्फ सरफेस से, किसी हाइट या डेप्थ से नहीं, उससे कुछ अलग हो। तो मेन चीज ये लिखना आपको आना चाहिए, जितना इसका सम यहाँ पे होगा उतना इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे दोनों चीज जीरो। तो ये आपका होता है कांसेप्ट ऑफ एस्केप। सर ये मिनिमम वेलोसिटी है ना, ये आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कशन करते हैं। सर अगर इससे ज्यादा या कम करें तो नहीं होगा एस्केप? कम करेंगे तो एस्केप नहीं होगा, ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा, कम करेंगे तो नहीं होगा, ज्यादा करेंगे तो जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी बच जाएगी, वो मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम में नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। इससे कम करेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं करता और फिर वापस आ जाएगा, है ना। सर डेप्थ और हाइट के लिए हम नहीं करेंगे, सिर्फ वो करेंगे, वो न्यूमेरिकल में करेंगे, ये तो जस्ट एक फिजिकल में सरफेस से ही करते हैं, हर जगह पे यही आपको बनाना, मिनिमम सम कांस्टेंट अप्लाई जो करना है वो यही अप्लाई है ना। तो लेकिन ये जो है और ये खाली सैटेलाइट के लिए या बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है इसके? नॉट नेसेसरी सेट,
किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट सर को मास से फर्क नहीं पड़ेगा? मास तो कहीं है नहीं ना, मास तो कैंसिल हो गया। ग्रेविटेशन में तो इस बॉडी के मास से कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना कभी भी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक मैंने दिखाया था कि एक फेदर है और जो कोई एप्पल है, दोनों सेम रेट से तो डाउन होते हैं ना वैक्यूम में, ये दोनों में जी तो सेम ही रहता है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट के मास। किसी स्टोन को भी इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो मैग्नेट नहीं। इसलिए तो मून में एटमॉस्फेयर नहीं है ना भाई। मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि मून की एस्केप स्पीड कम है ना। मून में आपको बताया कि मून में जो जी की वैल्यू होती है ना, वो जी 6 पाई जी ऑफ मून जो होता है वो अर्थ के जी 1/6 होती है। तो जी अगर कम होगा तो एस्केप स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इतनी कम स्पीड एस्केप स्पीड वहां पे है कि गैसेस वहां से एस्केप कर जाती, जो भी गैसेस है ना वो एस्केप कर जाती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर नहीं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ना। मून में एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि जो गैस की स्पीड होती है, आरएमएस स्पीड है ना, गैस मॉलिक्यूल की जो आरएमएस स्पीड होती है, अब तो आप पढ़ चुके हैं है ना, मुझे याद नहीं था। जो गैस मॉलिक्यूल की जो आरएमएस स्पीड होती है वी आरएमएस, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि मून पे है ना, कि मून पे जो वी आरएमएस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, चाहे ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो, दिस इज ग्रेटर देन वी एस्केप। एस्केप ज्यादा होती है, अर्थ में ज्यादा नहीं, तो इसलिए अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून में नहीं है ना। ब्लैक होल का भी कंसेप्ट इसी से आता है, एस्केप से ही है ना। आपको पता है कि ब्लैक होल क्या होता है? सुपर डेंस मटेरियल। जब भी मैं बात करूंगा ना ब्लैक होल की, है ना, तो ब्लैक होल जो होता है ये सुपर डेंस स्टार होते हैं। जब भी आप बात करोगे ब्लैक होल तो ये सुपर डेंस स्टार होता है, सुपर डेंस स्टार, ये तो ब्लैक होल है। सुपर डेंस स्टार का मतलब इसका मास तो होता है लेकिन रेडियस बहुत कम। तो जब मैं एस्केप स्पीड निकालूंगा तो अभी आपने बोला है इसकी वैल्यू 2 gm/r हो जाएगी किसी भी प्लैनेट से, नॉट नेसेसरी अर्थ। तो अगर अर्थ धीरे धीरे में श्रिंक होते होते अगर ये बहुत कम रेडियस हो गया, इफ r is reduced then escape speed उसकी बढ़ जाएगी ना। जो ब्लैक होल और सुपर डेंस स्टार होते हैं उसकी जो एस्केप स्पीड होती है दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। इतना ज्यादा उसका रेडियस श्रिंक हो जाता है कि उसका जो एस्केप स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता है। मतलब एक बार लाइट अगर इंटर की ना तो फिर बाहर नहीं जाती। सर रेडियस बस एक पॉइंट ही तो होता है। वह रेडियस टेंड्स टू 0 होगा तो एस्केप स्पीड बहुत लार्ज होगी। जो एस्केप स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, मतलब लाइट पे एंटर करके तो एस्केप नहीं कर पाती। तो व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर? तो मून पे जो गैस मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड है मून के एस्केप सरफेस के एस्केप स्पीड से ज्यादा होता है, तो एस्केप कर जाती है ना। तो ये भी चीज होती है। प्लीज जस्ट हमें थोड़ा सा इसमें पढ़, आज के लिए इतने काफी है। एक क्लास अभी आपको और लग जाएगी ग्रेविटेशन सर में। जो गैसेस होती है उनको स्पीड प्रोवाइड कौन करता है? टेम्परेचर, मून पे टेम्परेचर तो हर जगह पे है। यस सर। टेम्परेचर तो हर जगह पे है ना। आपने पढ़ा था वीआरएमएस की जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3 kT स्मॉल एम होती है। टेम्परेचर सर जो वो डेप्थ और हाइट वाले क्वेश्चंस है सर, मतलब दोनों का अलग फॉर्मूला डिराइव होगा ना? हाँ, दोनों का अलग मैं बताऊंगा आपको इसके स्पीड में। मतलब फॉर्मूला ड्राइव मत करो, ये चीज लगाओगे आप। पोटेंशियल एनर्जी तो जानते ही हो ना कि हाइट पे क्या होती है और डेप्थ पे क्या होती है।
यस सर। चेंज हो जाएगी, इसको यूज करोगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन से सॉल्व। आप अलग से फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ अर्थ के सरफेस से एस्केप स्पीड की वैल्यू है ना, कहीं से भी नहीं है। 11 पॉइंट डेप्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय एक सर। क्लास अभी में और आएगी, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। और जो जेई के प्रीवियस ईयर्स के एडवांस मेंस के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको ये अपने आप बनेगा। तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, एक वीक आपके पास टाइम है अभी। थर्सडे को शायद क्लास होगी, थर्सडे को, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। सर ग्रेविटेशन के बाद क्या करेंगे? ग्रेविटेशन के बाद फ्लूइड, ओके सर। ग्रेविटेशन के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एनसीईआरटी 2, है ना। थैंक यू सर। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर ये VRMS से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल स्पीड से क्यों नहीं कर रहे? मोल गैस पे। के तो रैंडम मोशन होता है ना गैस का, यस सर। तो उसमें तो सबकी अलग अलग होगी ना। तो आरएमएस हमने डिफाइन किया है। रैंडम मोशन होता है ना, एक मॉलिक्यूल का सबका अलग अलग होता है, तो आरएमएस सबका एवरेज वही यूज करेंगे ना। बाय सर। बाय बाय।